गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में वेलकम है, स्वागत है। आज सुबह सवेरे की करंट अफेयर्स की इस कक्षा में मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज इस कक्षा की शुरुआत जो हम करेंगे वो आपके 21 से 22 नवंबर तक की जो करंट अफेयर्स की सारी कक्षा रही हैं आपकी, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सुबह सवेरे की इस कक्षा को। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वेलकम है। वेलकम के साथ साथ अगर बात किया जाए तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर बात करें तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, इंडियन केमिकल्स काउंसिल आईसीसी सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल फिलहाल अगर चर्चा किया जाए तो इंडियन केमिकल्स काउंसिल आईसीसी सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन के चौथे संस्करण का जो उद्घाटन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में हुआ है, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में भारत के पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत की गई है? हाल फिलहाल किस राज्य ने भारत के पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत की है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि तमिलनाडु राज्य ने यह शुरुआत की है। एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट को किस शहर में शिफ्ट किया जा रहा है? आप सभी लोगों को यह जानकारी है कि उत्तराखंड राज्य का हाई कोर्ट हाल फिलहाल में हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा रहा है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वह किस शहर में है और जहां से उसे शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, खास करके पूरा हिल एरिया में है तो एरिया कम पड़ जाता है, ठंडी में पूरी तरीके से रास्ता जाम हो जाता है, तो इन सारे कारणों से उसे हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और किस देश के कोल्डिंग संग्रहालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और किस देश के कोल्डिंग संग्रहालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल फिलहाल डेनमार्क ने यह हस्ताक्षर किया है। किस देश ने किया है? डेनमार्क ने भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ यह समझौता किया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, 19 नवंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी लोगों को बताना है कि 19 नवंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, विश्व 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय, याद रखिएगा आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले फर्स्ट इंडियन है आपके शरत कमल। कौन है? शरत कमल हैं। ध्यान रखना है सभी लोगों को कि शरत कमल इसके लिए चुने गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र राज्य में 331.17 करोड़ रुपए की लागत वाले फ्लाईओवर के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, और उन्होंने महाराष्ट्र में फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 331.17 करोड़ रुपए की लागत वाले पुल के या फ्लाईओवर के निर्माण का उद्घाटन किया है, तो ये ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है आपका, किस देश में CITES साइट्स COP19 की बैठक आयोजित की जा रही है? तो किस देश में साइट्स COP19 की बैठक आयोजित की जा रही है? यह याद रखिएगा पनामा देश में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है COP का मतलब, यानी पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजें हैं। और साइट्स एक तरीके से हो गया आपका, अगर बात किया जाए तो जो हेरिटेज और अन्य सारी चीजें हैं उनसे संबंधित है आपके। तो इसकी बैठक हो रही है पनामा देश में। कहाँ हो रही है? पनामा देश में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला अपना ही देश है भारत। कौन सा देश है? अपना देश भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 2023 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि भारत में ही G20 शिखर सम्मेलन की 2023 में अध्यक्षता की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 से लेकर के 21 नवंबर तक यह मनाया जाता है। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 21 नवंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 नवंबर 2022 को पूरे विश्व भर में आपका विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 21 नवंबर को 2022 को विश्व भर में टेलीविजन दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ब्लैक स्टोन ने किस देश से अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है? ब्लैक स्टोन ने किस देश से अपना एशियन डेटा सेंटर का कारोबार शुरू किया है? तो याद रखेंगे भारत से उसने यह कारोबार शुरू किया है। किस देश से शुरू किया है? तो भारत से ही ब्लैक स्टोन ने यह कारोबार शुरू किया है। अगला प्रश्न, कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, उत्तर प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर है। कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है देश के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने एशियन कप में कौन सा पदक जीता है? टेनिस खिलाड़ी हैं आपके, फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, और मनिका बत्रा ने एशियन कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है फ्रेंड्स? तो याद रखना है दोस्तों, कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने देशों की टीमें हिस्सा लेंगी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फीफा विश्व कप 2022 में 32 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। कितने देशों की टीमों ने हिस्सा लिया? तो 32 देशों की टीम हिस्सा ले रही हैं। अगला प्रश्न है, किस सिंगर को 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सिंगर को 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो वो सिंगर हैं बियोंसे। कौन से सिंगर हैं? बियोंसे। तो 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए बियोंसे को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बियोंसे को 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की जीडीपी लगभग 7% की वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 2022-23 में
भारत की, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि 2022-23 में भारत की जीडीपी लगभग 7% की वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है। यह अनुमान आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है। किसके अनुसार लगाया गया है? आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई की रिपोर्ट है यह। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर जो भी आपके उत्पादन से संबंधित कार्य होते हैं उनका जो एक मूल्य होता है, उस मूल्य को हम जीडीपी के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को। साथ में यह ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो नीति आयोग है यह योजना आयोग के स्थान पर 2015 में आया था। जो संविधानेतर संस्था है, यानी मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा सिफारिश पर आधारित संस्था है। जिस प्रकार से योजना आयोग योजना निर्माण के कार्य की रूपरेखा करता था, उसे इंडिकेट करता था, क्रियान्वयन करता था उसका, उसी प्रकार से नीति आयोग भी आपका परामर्शदात्री संस्था है। लेकिन यह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी उन्हें नीति बनाने में या आपके विकास के एजेंडा बनाने में सहयोग करता है। और यह ज्यादा संवैधानिक है, या ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। तो नीति आयोग से संबंधित यह कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। तो याद रखिएगा, हाल फिलहाल में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी जी को नियुक्त किया गया है। साथ में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, देश के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अब आपको बताना है कि अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में बताना है कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस शहर में एप्पल आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी यूनिट स्थापित करेगा? यानी भारत के किस शहर में एप्पल आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी यूनिट स्थापित कर रहा है? तो याद रखिएगा, वह बेंगलुरु में सबसे बड़ी यूनिट स्थापित कर रहा है। एप्पल कंपनी जो है बेंगलुरु में सबसे बड़ी यूनिट स्थापित कर रहा है। ठीक है। चलिए, आपका आज का अंतिम प्रश्न है, किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो सभी लोग याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास राजस्थान राज्य के जयपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में किया गया है। अब राजस्थान की विशेषता क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है। साथ में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ रेत जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ही है, जिसमें अगर बात किया जाए तो बीकानेर आदि का स्थान आता है। जो आपका थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से ही संबंधित है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में ही पाई जाती है। माउंट आबू का संबंध राजस्थान से ही है, अरावली के दक्षिणी हिस्से से है आपका। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो राजस्थान में ही सांभर झील है, राजस्थान में ही लूनी नदी है, चंबल नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य ही सीमा बनाते हुए बहती है। याद रखिएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें राजस्थान की विशेषता के रूप में आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का यह करेंट अफेयर्स का सुबह सवेरे का जो सेक्शन है वो समाप्त हुआ फ्रेंड्स। साथ में मैं कहूंगा कि आपको अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जुनून बनाना है, उस जुनून के लिए काम करना है। जब तक नहीं जागोगे तब तक नहीं मिलेगी मंजिल, जब तक नहीं जागोगे जब तक नहीं जागोगे तब तक नहीं मिलेगी मंजिल। एक बार जागो, एक बार जागो और पत्थर उछालो तबीयत से, मंजिल आपके कदमों में हो, मंजिल आपके कदमों में। तो दोस्तों बस जी जान लगा के आप जो भी लक्ष्य तैयार कर रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, उसके पीछे लग जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
मैं सुधाकर सिंह इस सेक्शन से विदा लेता हूं आपसे। पुनः इस सेक्शन करंट अफेयर्स के सेक्शन के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड एग्जाम। साथ में अगर बात करें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।